कंपटीशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज से कविता की इकाई प्रारंभ हो गई है। कविता की इकाई में आज आप देखेंगे कि दो कवियों को शामिल किया गया। एक सुदामा पांडे धूमिल को शामिल किया गया है और दूसरा भवानी प्रसाद मिश्र को। अगर एमपी की बात करें तो एमपी हायर में सुदामा पांडे धूमिल नहीं है, केवल भवानी प्रसाद मिश्र हैं। जबकि यूपी की बात करें तो यूपी में भवानी प्रसाद मिश्र और धूमिल दोनों की कविताएं हैं। ऐसे यूजीसी नेट की बात करें तो दोनों की कविताएं भवानी प्रसाद मिश्र और धूमिल की लगी हुई हैं। तो कविता का बैच प्रारंभ हो गया है, कविता से बैच प्रारंभ हो गया है। अगर आप नए हैं, आप भी जुड़ना चाहते हैं यूपी हायर के लिए, तो भी आपके पास अच्छा खासा समय है। एमपी हायर के लिए जुड़ना चाहते हैं तो भी आपके पास अच्छा खासा समय है। सोच विचार में अपना समय बर्बाद मत करिए कि फिर जुड़ जाएंगे, फिर पढ़ लेंगे, कर लेंगे, अभी समय है। ऐसा करना अपने आप को धोखा देना है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें कि समय रहते हुए आप अगर तैयार हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है। कई लोग मैसेज भी करते हैं, वीडियो में कमेंट करते हैं, सर कहाँ पर संपर्क करें, कैसे मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए ये नंबर लिखा हुआ है, इस पर आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके फीस और सारी जानकारी ले सकते हैं। क्या शुल्क है, क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए तो ये वीडियो आप देख ही रहे होंगे और अंत तक देखिए, चीज़ों को समझते हुए चलिए। यही पीडीएफ सुबह मॉर्निंग में लोगों को दिया गया मॉर्निंग में, और उसी पर आधारित ये रिकॉर्डेड वीडियो उनको दिया जा रहा है। फिर इसी पर आधारित रात में लाइव कराया जाएगा। तो अंत तक देखें, चीज़ों को समझते चलें और फिर अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपके समझ में आई, कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक और महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखिएगा कि जो कविता पाठ्यक्रम में लगी सिर्फ वही नहीं पढ़ना है, बल्कि उस कवि की और भी रचनाएं और भी कविताएं भी आपको ध्यान रखनी कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो इन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए आपको। भटकाव की स्थिति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप भले ही यहाँ एडमिशन ले ना ले, जहाँ भी पढ़ रहे हों, लेकिन जैसे भी पढ़ रहे हों एक चीज़ को लेकर चलिए। ये नहीं ये भी किताब पढ़ लें, वो भी किताब पढ़ लें, इनका नोट्स ले लें, उनका नोट्स ले लें, यहाँ ज्वाइन कर लें। इस दौड़ा भागी में, आपाधापी में सारी चीज़ें छूट जाती हैं, सब आधी अधूरी रह जाती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा। जहाँ भी पढ़ना है आप सोच विचार कर और शुरू कर दीजिए, समय अभी है आपके पास। तो शुरू करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, जिनका जन्म 1914 में, देहांत 1985 में हुआ। ये प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारक थे। ये दूसरे सप्तक के प्रथम कवि हैं। दूसरे सप्तक के कवि इस प्रकार से हैं, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र है, शकुंतल माथुर हैं, हरिनारायण व्यास हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, नरेश मेहता हैं, रघुवीर सहाय हैं, धर्मवीर भारती हैं। ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। ये गांधीवादी विचारक जरूर थे, लेकिन जब आप दूसरे सप्तक में इनका वक्तव्य पढ़ेंगे तो वहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि इन पर किस पाश्चात्य विचारक का प्रभाव था। पता है आपको या नहीं, किस पाश्चात्य विचारक का प्रभाव था? दूसरा सप्तक जो रचना है उसमें जब आप भवानी प्रसाद मिश्र का वक्तव्य पढ़ेंगे तो उन्होंने कहा है कि वह वर्ड्सवर्थ और ब्राउनिंग से प्रभावित थे। वर्ड्सवर्थ और ब्राउनिंग को पढ़ा है, उनकी कविताओं से वो प्रभावित थे। इन्होंने यह भी कहा कि हमारे ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर का भी प्रभाव है, रविंद्रनाथ टैगोर का प्रभाव है, और आरंभिक रचनाएं मैथिली शरण गुप्त का प्रभाव है आरंभिक रचनाओं पर। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है। वो कहते हैं कि मुझ पर किन किन कवियों का प्रभाव पड़ा है। वक्तव्य में उन्होंने कहा कि मुझ पर किन किन कवियों का प्रभाव पड़ा है, और फिर उसके बारे में बताते हैं कि पुराने कवि तो हमने कम पढ़े हैं, नए कवियों को जो मैंने पढ़ा है वो मुझे जचे नहीं, और मैंने जब लिखना शुरू किया तब मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त उस समय
इनको अगर छोड़ दें तो छायावादी कवियों की धूम थी। निराला प्रसाद पंत फैशन में थे और कहते हैं कि मेरी कमबख्ती, ये तीनों ही बड़े कवि मुझे लकीरों में अच्छे लगते थे। निराला प्रसाद और पंत कहते हैं कि इन तीनों में से किसी एक की भी एक पूरी कविता बहुत नहीं आ गई, बहुत नहीं भाई मुझे, तो इनका प्रभाव हम पर क्या पड़ता। हाँ, अंग्रेजी कवियों में वर्ड्सवर्थ और ब्राउनिंग को विस्तार से पढ़ा है, बहुत अच्छे दोनों लगते हैं। वर्ड्सवर्थ की कविता का भी इन्होंने जिक्र किया। इस तरीके से इन्होंने कहा कि भारतीय कवियों में अगर देखें तो रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव मेरे ऊपर है, मेरी कविताओं पर है। तो ये वक्तव्य में, अपने वक्तव्य में, यानी दूसरा सप्तक की भूमिका में, दूसरा सप्तक के अपने वक्तव्य में कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र ने कविताएं लिखना 1930 में प्रारंभ कर दिया था, जो पंडित ईश्वरी प्रसाद के संपादन से निकलने वाली हिंदू पंच में प्रकाशित होती थी। किस में प्रकाशित होती थी? तो हिंदू पंच में प्रकाशित होती थी। हिंदू पंच में 1932-33 में भवानी प्रसाद मिश्र जी माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए, तो चतुर्वेदी जी के आग्रह किया उनसे, और फिर कर्मवीर में कविताएं छपने लगी। हंस पत्रिका में भी कविताएं छपी और उसके बाद अज्ञे जी ने दूसरा सप्तक में इनकी कविताओं को प्रकाशित किया। दूसरा सप्तक में इनकी जो कविताएं प्रकाशित हुई हैं वो इस प्रकार से हैं। फूल लाया हूँ कमल के, सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, बूंद टपकी एक नभ से, मंगल वर्षा, टूटने का शोक, प्रलय, असाधारण, स्नेह पथ, गीत फरोश, वाणी की दीनता। तो ये किसमें संकलित है? दूसरा सप्तक में संकलित है। लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं यह कहा है कि दूसरा सप्तक में मेरी जो कविताएं हैं मेरी ठीक प्रतिनिधि कविताएं नहीं हैं। भले ही सतपुड़ा के जंगल आपके पाठ्यक्रम में हो, सन्नाटा आपके पाठ्यक्रम में हो, गीत फरोश आपके पाठ्यक्रम में हो, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र इसे अपनी प्रतिनिधि कविता नहीं मानते हैं। कहते हैं जगह की तंगी देखकर मैंने अपनी छोटी छोटी कविताएं ही इसमें मैंने दिया है। कहते हैं कि हमारी लंबी कविताएं भी हैं, जिसका जिक्र उन्होंने किया, कहा मेरी लंबी कविताएं भी हैं, लेकिन मैंने उसे दूसरा सप्तक में नहीं दिया। कौन सी लंबी कविता का जिक्र उन्होंने किया है? आप लिख ले, आशा गीत, आशा गीत, दहन पर्व, लिखें, ये सब लंबी कविताएं हैं। दहन पर्व, इसीलिए आपसे कहते हैं कॉपी पेन लेकर बैठा करें। अश्रु और आश्वास, अश्रु और आश्वास, बंधा सावन, बंधा सावन। तो ये इनकी लंबी कविताएं हैं भवानी प्रसाद मिश्र की, जिसका उल्लेख इन्होंने दूसरा सप्तक के अपने वक्तव्य में इन्होंने किया है। कहते हैं बहुत मामूली रोजमर्रा के सुख दुख मैंने इनमें कहे हैं, जिनका एक शब्द भी किसी को समझना नहीं पड़ता। शब्द टप टप टपकते हैं फूल से, सही हो जाते हैं मेरी भूल से। किसने कहा? भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा कि शब्द टप टप टपकते हैं फूल से, सही हो जाते हैं मेरी भूल से। तो ये पंक्ति भी आपसे पूछी जा सकती है। इनकी जो कविता है भूल से, भूल से, कहते हैं भूल से ही यह सब मेरे हाथों बन पड़ता है। कहते हैं इसे मैंने कोई टेक्निक नहीं सोचा है, मैंने कोई टेक्निक नहीं निकाला है। और जब बात टेक्निक की आती है तो मैं आपको बता दूं इन पर किस वाद का प्रभाव है। कितने लोगों को पता है? नहीं पता है तो कॉपी पेन लेकर बैठे, लिखा करें। अद्वैतवाद का प्रभाव है। भवानी प्रसाद मिश्र पर किस वाद का प्रभाव है? तो अद्वैतवाद का प्रभाव है। अद्वैतवाद का प्रभाव है। लिखिए, अद्वैतवाद का प्रभाव है। उन्होंने खुद लिखा है,
दूसरा सप्तक में कि दर्शन में अद्वैत, वाद में गांधी और टेक्निक में सहज लक्ष्य ही मेरे बन जाएं, ऐसी कोशिश है। दर्शन में अद्वैत, वाद में गांधी का और टेक्निक में सहज लक्ष्य ही मेरे बन जाएं, ऐसी कोशिश है। तो इसी तरीके के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य संग्रह की अगर बात करें तो गीत फरोश, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, व्यक्तिगत, परिवर्तन जिए, शरीर कविता, फसलें और फूल, संप्रति, नीली रेखा तक, वचन छाया, त्रिकाल संध्या, अनाम तुम आते हो, ये इनकी रचनाएं हैं। गीत फरोश काव्य संग्रह 1933 से 47 तक की कविताएं संकलित हैं। इसमें अगर केवल गीत फरोश कविता की बात की जाए तो गीत फरोश कविता 1947 में लिखा, और एक और कविता है जो है शब्दों के महल। शब्दों के महल लिखना चाहें लिख लें, शब्दों के महल 1953 की कविता है। 1953 की कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य के बारे में डॉक्टर संतोष कुमार तिवारी ने लिखा है कि भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य की हकीकत यह है कि ये वादों के संकीर्ण और सीमित गलियारों में नहीं सिमटते। हरशंकर परसाई ने लिखा है कि भवानी भैया का व्यक्तित्व तूफानी रहा है, शब्दों में चाहे मोहन है, उनके व्यक्तित्व का तूफान दर्शाता है। भवानी प्रसाद मिश्र ने स्वयं स्वीकार किया कि उनकी आरंभिक कविताओं पर मैथिली शरण गुप्त का प्रभाव है। भवानी प्रसाद मिश्र जी के काव्य रचना का समय वही था जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध के राजनीति हो रही थी। मिश्र जी का काव्य युग चेतना का संवाहक है, गांधीवादी विचारक के अनन्य उपासक थे। उनकी कविता सारा शहर में वर्णित विनाशलीला किसी परोक्ष सत्ता द्वारा नहीं बल्कि मनुष्य द्वारा रची जा रही थी। स्नेह पथ कविता में जिस तरीके से गांधी पंचसती में आप देखेंगे गांधी के बारे में लिखा गया, श्रम की महिमा गांधी के बारे में लिखा गया, ऐसे स्नेह पथ भी गांधी के बारे में लिखा गया, उनके कर्म के बारे में लिखा गया, उनके विचार के बारे में लिखा गया। मेघदूत कविता में अपना स्नेह मेघों को अर्पित किया, यक्ष का गीत विरह के अभिशाप को भी वरदान देता है। मिश्र जी के काव्य में प्रकृति की गहरी आत्मीयता है, हृदय की अनुभूतियों की अभिव्यक्ति में वो सहायक हैं। इस दृष्टि से कमल के फूल कविता उल्लेखनीय है। भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य में प्रगतिशील का स्वर प्रमुख है। जीवन की अभावग्रस्ता और विषमता से कभी मानव व्यथित और विक्षुब्ध हो उठता है। राजपथ कविता इसी व्यथा कथा का व्याख्यान है। भवानी प्रसाद मिश्र व्यवहारिक भाषा के समर्थक थे। उनकी कविताएं सीधी, सरल, व्यवहारिक हिंदी की श्रेष्ठ उदाहरण है। और बुनी हुई रस्सी में उन्होंने कहा है कि मैंने जिस भाषा को दुलारा था उसे उस संग्रह के माध्यम से मुकुट पहना रहा हूं। बुनी हुई रस्सी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा भी है अपनी इस भाषा शैली के बारे में, अव्यंजना के बारे में, कि मैं जो लिखता हूँ उसे जब बोल कर देखता हूँ, बोली उसमें बजती नहीं तो मैं पंक्तियों को हिलाता डुलाता हूँ। और इसी पर आधारित इनका एक और कथन है कि मैंने अपनी कविता में प्रायः वही लिखा है जो मेरे ठीक पकड़ में आ गया है। मैंने अपनी कविता में, गौर से सुनिएगा, मैंने अपनी कविता में प्रायः वही लिखा है जो मेरे ठीक पकड़ में आ गया है। दूर से कौड़ी लाने की महत्वाकांक्षा भी मैंने कभी नहीं की। दूर से कौड़ी लाने की महत्वाकांक्षा भी मैंने कभी नहीं की। इनकी एक रचना और भी है, एक संस्मरण है जो बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछा जाता है, लिख लें। संस्मरण इनका है, जिन्होंने मुझे रचा। संस्मरण इनका लिख लीजिए, जिन्होंने मुझे रचा। पीडीएफ में नहीं है लेकिन आप देख रहे हैं कितनी जानकारी आपको अलग से दी जा रही है। इसीलिए कहते हैं कॉपी पेन लेकर बैठे, लेक्चर को पूरा देखें। 5 मिनट का लेक्चर देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा है, कंटेंट कैसे हैं। इसीलिए कहा जाता है पूरा लेक्चर देखिए और एक एक चीजों को समझते चलिए। सतपुड़ा के घने जंगल, अब कविता की बात करते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, इसकी क्या व्याख्या है आइए देखते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे, चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है, काश चुप है,
मूक साल पलाश चुप है, बन सधे तो धसो इनमें, धस न पाती हवा जिनमें, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। यानी ये सतपुड़ा के घने जंगल हैं जो अनमने मतलब खिन्न भाव से, अनमने मतलब खिन्न, जो खिन्न से, ऊँघते से नींद में डूबे हुए दिखाई देते हैं। शांत निस्तब्ध वातावरण, ऐसा लगता है मानो जंगल ऊँघ रहा हो। और उन जंगलों में कहीं ऊंचे झाड़ हैं, कहीं नीचे झाड़ हैं। ये सब आंख नीचे चुपचाप खड़े हुए हैं। और जंगल में इतनी अधिक शांति है, हवा का भी प्रकोप नहीं है। और ऐसा प्रतीत होता है कि घास भी चुप है, कास भी चुप है, मूक है, और पलाश भी चुप है, सभी चुपचाप खड़े हैं। और ये जंगल इतने नहीं हैं कि घने हैं कि हवा जो काफ़ी पतली है वह भी इनमें नहीं धंस पाती है, इतने घने हैं। यदि तुमसे हो सके तो इनमें प्रवेश करने का प्रयास करो। ये सतपुड़ा के घने जंगल बहुत ही अनमोल हैं। अनमोल इस आशय से कि विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, इसलिए अनमोल हैं, जो नींद में डूबे हुए से ऊँघते प्रतीत होते हैं। सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, ये क्रम से पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। वन पथ पर ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते, चलो इन पर चल सको तो, दलो इनको दल सको तो, ये घिनौने घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। सतपुड़ा के घने जंगल में सड़े पत्ते, गले हुए पत्ते बिखरे पड़े हैं जो मानो वन पंख को ढक रहे हैं। कुछ पत्ते पंख में यानी कीचड़ में भी पड़े हुए हैं, पंख कीचड़। कुछ पत्ते पंख में पल रहे हैं, कीचड़ में पल रहे हैं, अर्थात जल में पैदा होने वाले वृक्ष भी हैं। अगर इन पर चल सकते हो तो चलो, यदि इनको दल सकते हो तो दलो। ये जंगल घने हैं, साथ ही घिनौने भी हैं। पंख आदि के कारण, कीचड़ के कारण ये अनमोल जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते दिख रहे हैं। अगला पद दिया गया कि अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं, पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाएं, और सांप सी काली लताएं। कैसी काली लताएं? सांप सी काली लताएं, बला की पाली लताएं, और लताओं के बने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। यानी यहाँ पर जो लताएं हैं, उन लताओं के बारे में कहा गया कि उन जंगलों में उलझी हुई विचित्र लताएं हैं जो वृक्षों की डालियों को अपने में इस तरीके से पकड़े हैं, जकड़े हैं, लग रहा है उन्हें खाने का प्रयास कर रही हैं। और ये लताएं वहाँ जाने वाले व्यक्ति के पैरों को भी अचानक पकड़ लेती हैं। पैर में पकड़ लेती हैं मतलब पैर में फंस जाती हैं, पकड़ना मतलब फंस जाना। फिर कस कर पकड़ कर प्राणों को भी कपा देती हैं। और इन जंगलों में जो काली लताएं हैं वह कैसी लग रही हैं? वह सांप के जैसी लग रही हैं। ये लताएं बड़ी विलक्षणता से पली हैं। ऐसा लगता है कि ये जंगल मानो लताओं से ही बने हुए हैं और नींद में डूबे हुए ऊँघते से ये जंगल प्रतीत हो रहे हैं। और जंगल में क्या है? मकड़ियों के जाल मुँह पर, और सिर के बाल मुँह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग वाले लाल मुँह पर, बात झंझा वहन करते, चलो इतना सहन करते, कष्ट से ये सने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। यानी जंगल में प्रवेश के समय होने वाली जो कष्ट है, उन कष्टों को दिखाया गया है कि क्या क्या कष्ट हो रहे हैं। कहते जो भी व्यक्ति इस जंगल में आता है, प्रवेश करता है, तो उसके मुंह पर मकड़ियों के जाल जो जंगल में तने हुए हैं सब चिपक जाते हैं। और जो आता है वो यहाँ से ऐसे नहीं जाता, खूब मच्छर यहाँ पर मच्छर काटते हैं, चेहरे पर दाने हो जाते हैं। यानी आने वालों के, यात्री के मच्छरों के दाग वाले काले लाल मुंह पर उसके बाल वायु के प्रभाव के कारण छितरा जाते हैं, बिखर जाते हैं। अगर जंगलों में प्रवेश करना है तो यह सब सहना पड़ेगा, साथ ही वायु और आंधी के झकोरे भी सहने पड़ेंगे। तो इस प्रकार ये जंगल बहुत ही कष्टदायक हैं, जो घने हैं, नींद में डूबे हुए से ऊँघते ये प्रतीत हो रहे हैं। आगे कहा गया कि और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अजगरों से भरे जंगल,
अगम गति से परे जंगल, साथ साथ पहाड़ वाले, छोटे बड़े झाड़ वाले, शेर वाले, बाघ वाले, गरज और दहाड़ वाले, और कंप से कनकने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। यानी जंगल कष्टदायक केवल मकड़ियों के जाल से नहीं है, मच्छरों से जाल से नहीं है, बल्कि यहाँ हिंसक जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ पर हिंसक जानवर भी पाए जाते हैं। सतपुड़ा के घने जंगल अजगरों से भी भरे पड़े हैं। इसमें जाना सहज संभव नहीं है। इसमें कई पहाड़ हैं, सात पहाड़ वाले कई पहाड़ हैं, साथ में छोटे बड़े झाड़ भी हैं, इनमें शेर भी हैं, बाघ भी सब विचरण करते हैं, जिनकी दहाड़ और गर्जना भी सुनाई देती है, जो यात्री को कपा देती है, और ये जंगल ऊँघते हुए नींद में डूबे हुए दिखाई पड़ते हैं। अगली पंक्ति में कहा गया है कि इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोपड़ी पर फूस डाले, गोण तगड़े और काले। जबकि होली पास आती, सरसराती घास गाती, और महुए से लपकती मत्त करती बास आती। गूंज उठते ढोल इनके, गीत इनके, बोल इनके, सतपुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। अब यहाँ पर इस जंगल में जो गौड़ जनजाति रहती है उसका चित्रण किया गया है कि इस विजन वन में, इस जनरहित वन के अंदर केवल एक ही जनजाति है, गौड़ जनजाति निवास करती है, जो हष्ट पुष्ट और काले हैं। वह अपनी फूस की झोपड़ी में इस प्रकार भयंकर वन में रहते हैं। काफ़ी भीतरी क्षेत्र में 4 मुर्गे और तीतर सब पाल कर बैठे हैं। और जब इनका त्यौहार आता है, जब इनकी होली पास आती है, होली का अवसर आता है, तो वायु के प्रभाव से घास भी सरसर शब्द करती हुई गा उठती है, और उसी समय फूले हुए महुए से मस्त करने वाली लपकती हुई गंध निकलती है। और तब ये अपने ढोल की ताल पर मस्ती भरे गीत गाते हैं। यानी यहाँ पर जो वन में रहने वाले गौड़ जनजाति हैं, जो जंगल के वासी हैं, इन वनवासियों की मस्ती और फागुन में प्रकृति की मस्ती दोनों का चित्रण यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर घास जो है, इस घास गाती थोड़ा है, लेकिन घास का क्या किया गया, मानवीकरण किया गया है। घास के गाने से आशय क्या है, मानवीकरण है। मत बांस कोई मत थोड़े होती है, तो बांस का भी क्या किया गया, मानवीकरण किया गया है। अब इसके बाद में जागते अंगड़ाइयों, अगला पद है, जागते अंगड़ाइयों में खोह खड्डो खाइयों में, घास पागल कास पागल साल और पलास पागल, लता पागल वात पागल डाल पागल पात पागल, मत्त मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर। तो इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है कि होली की मस्ती जो है, वो होली की मस्ती से क्या क्या होती है। होली की मस्ती की पूरी चर्चा की गई अगली पंक्ति में कि जो फागुन है, वो फागुन आने वाला है, उसकी चर्चा की गई। सतपुड़ा के घने जंगल ऐसे लग रहे हैं, गुफा खाई गड्ढों में सब में से अंगड़ाइयाँ जाग रही हैं। क्यों जाग रही हैं, फागुन आ रहा है, होली आ रही है, और इस फागुन माहौल में घास कास साल पलास लता वायु डाल पत्ते सभी के सभी मस्त हो उठते हैं, मानो पागल हो गए हों। इन वनों के भीतर मस्ती से भरे मुर्गे और तीतर भी काफी मात्रा में हैं। यानी फागुनी माहौल की मस्ती में जंगल का अंगड़ाई लेना, ये दिखाया गया, उद्दीपनकारी प्रभाव दिखाया गया है। अंगड़ाई लेना, मानवीकरण किया गया है। क्षितिज तक फैला हुआ, मृत तक मैला हुआ सा, क्षुब्ध काली लहर वाला, उथित मत्थित जहर वाला, और मेरु वाला, शेष वाला, शंभु और सुरेश वाला, एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो, ठीक वैसे घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल। तो यहाँ पर दिखाया गया कि क्षुब्ध यानी क्रोधित उमड़ती लहरों की गर्जना युक्त काली काली लहरों वाला, जिसमें वायु ने मथ कर जहर निकाल दिया हो, जिसमें काली काली लहरें उमड़ रही हो और मृत्यु तक फैला दिखता हो, जो क्षितिज को छू रहा हो,
जो क्षितिज को छू रहा हो, जिस सागर में सुमेरु पर्वत और शेषनाग निवास करते हैं। क्या तुम ऐसे सागर को जानते हो? और अगर जानते हो तो उसे कैसे मानते हो, कैसा मानते हो? ये जानकर उसकी स्थिति को पहचानते हो तो समझ लो कि नींद में डूबे हुए से ये सतपुड़ा के जंगल उसी के समान हैं। धसो इनमें डर नहीं है, धसो इनमें डर नहीं है, मौत का ये घर नहीं है। उतर कर बहते बहते अनेकों, कल कथा कहते अनेकों, नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले। लाख पंछी सौ हिरंदल, चांद के कितने किरण दल, और झूमते वन फूल फलियां, खिल रही अज्ञात कलियां, हरित दुर्वा रक्त किसले पूत पावन, पूर्ण रसमय सतपुड़ा के घने जंगल, लताओं के बने जंगल। तो यहाँ पर जो नदी हैं, जो झरने हैं, उनकी बात की गई। कवि कहते हैं, यहाँ पर भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि इन जंगलों में भी जी भर के प्रवेश करो। यहाँ कोई डर नहीं है, ये कोई मौत का घर थोड़ा है, मौत का घर नहीं है। यहाँ पर्वतों से उतरकर अनेक कलकल करते, सुंदर कथा करते हुए नदी नाले निर्झर सब बहते रहते हैं। इन वनों ने तो अपनी गोद में क्या क्या पाल रखे हैं जानते हैं? अपनी गोद में लाखों पंछी पाले रखे हैं, सैकड़ों हिरन दल इसमें हैं। साथ ही इन जंगलों में चांद की किरणों के दल भी हैं। वन के फूल फलियां वायु की ताल पर झूम रहे हैं, अज्ञात कलियां खिल रही हैं, चारों ओर हरी हरी दूब फैली हुई है, लाल लाल कोपले वृक्षों पर छाई हुई हैं, और ये सतपुड़ा के जंगल रसमय हैं। पवित्र घने जंगल लताओं से भरे हुए हैं। तो इसमें प्रवेश करो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में गीत फरोश कविता की बात करेंगे। यहां पर हम लोग गीत फरोश कविता, गीत फरोश कविता जो हमारे एमपी वाले हैं, इस 26 मिनट के बाद वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ा लें, क्योंकि आगे सन्नाटा कविता की बात करेंगे। लेकिन साथ में जब बात हो रही है तो गीत फरोश कविता की बात कर लेते हैं। जी हाँ हुजूर, गीत बेचता हूँ मैं, तरह तरह के गीत बेचता हूँ मैं, सभी किस्म के गीत बेचता हूँ। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा, काम बताऊंगा। कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने, कुछ गीत लिखे हैं पस्ती में मैंने। यह गीत सख्त दर्द भुलाएगा, यह गीत पिया को पास बुलाएगा। तो यहाँ पर जो ये गीत है, जो ये कविता है गीत फरोश कविता, इसमें भवानी प्रसाद मिश्र ने, जो गीतकार हैं, जो कलाकार होते हैं, कलाकारों और उनके व्यवसाय, उनकी मजबूरी पर व्यंग्य किया है। एक तरीके से ये व्यंग्यात्मक कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है। हम कह सकते हैं यह उस समय की यथार्थवादी कविता है। जी हाँ हुजूर, हुजूर गीत बेचता हूं, कहते हैं जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं, मैं विभिन्न प्रकार के गीत बेचता हूं, किस्म किस्म मतलब विभिन्न प्रकार के गीत बेचता हूं। आप जैसा गीत चाहोगे मैं वैसा गीत आपको सुना दूंगा और उसके नाम से लिख भी दूंगा। मेरे पास तो सभी प्रकार के गीत हैं। आप गीतों का मूल्य जानना चाहते हैं, मेरा कहना है कि मैं जैसा गीत है वैसा उसका मूल्य है। आप पहले गीत देखकर पसंद कर लीजिए, तब मैं उसका मूल्य आपको बताता हूं। जी माल देखिए दाम बताऊंगा, बेकाम नहीं है काम बताऊंगा। मेरे गीत कोई बेकार की वस्तु नहीं है, ये काम में आने वाली वस्तु है। आप जो गीत पसंद करोगे उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस काम में आएगा, उसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। इसमें कुछ गीत तो इस प्रकार के हैं जो मैंने मस्ती में लिखे हैं, मस्ती के क्षणों में मैंने लिखा है, और कुछ गीत ऐसे हैं जो मैंने पस्ती में लिखा है, यानी निराशा में लिखा है। पस्ती यानी निराशा, अभाव के क्षण, अभाव के क्षण, परेशानी में लिखा है। नमूने के रूप में मैं अपने इस गीत के विषय में आपको बताना चाहता हूं। इस गीत को पढ़कर अथवा सुनकर अपने जोरदार सिर दर्द को भुलाया जा सकता है, अर्थात यह गीत सिर दर्द समाप्त करने वाला गीत है। अब आप यह एक दूसरा गीत देखिए। आपको यदि आप यदि गाएंगे
या लिख कर भेज देंगे तो आपका प्रेम पात्र तुरंत आपके पास आ जाएगा। पिया को पास बुलाने वाला गीत है, यानी विरही का प्रेम संदेश है। तो यहां पर आप देखें यमक अलंकार भी प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार भी है। तो भोगा हुआ यथार्थ अभिव्यक्त किया गया है यहां पर। जी पहले कुछ दिन शर्म लगी मुझको, पर पीछे पीछे अक्ल जगी मुझको, जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। जी आप ना सुनो ज्यादा, सुनकर ना हो ज्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूं, गीत बेचता हूं। जी हां हुजूर मैं गीत बेचता हूं। काव्य की रचना तो आत्मसुख या लोक कल्याण के लिए की जाती है, तो इस प्रकार सामान की तरह व्यापार करने के लिए तो नहीं होती है। जी हाँ, आपका कहना सही है। पहले मैं भी ऐसा समझता सोचता था। शुरू शुरू में गीत बेचते हुए मुझे भी बहुत ही शर्म महसूस हुई। कुछ शर्म प्रारंभ में मुझे लगी, लेकिन धीरे धीरे संसार की बातें मुझे समझ में आ गई। मेरी बुद्धि ने कहा कि गीतों को बेचने में शर्म की क्या बात है। भाई पीछे अक्ल जगी मुझको, शर्म की क्या बात है। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान। इस दुनिया में तो लोग धन संपत्ति के लिए ईमान तक बेच देते हैं। जी आप ना हो सुनकर ज्यादा हैरान, मैं सोच समझकर आखिर अपने गीत बेचता हूं। जी सरकार आप मेरी बातों को सुनकर चकित ना होइए, मुझे गीत बेचते हुए देखकर परेशान या अचंभित ना हो आप। मैंने गीतों को बेचने के पहले हर पहलू पर विचार कर लिया था, आगे पीछे भला बुरा सब कुछ मैंने सोच लिया था। फिर मैंने गीतों को बेचने का निर्णय किया है। यह बात बिल्कुल सही है कि मैं गीतों का व्यापारी हूं और रुपयों के बदले गीत लिखता हूं, सुनाता हूं। तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके से सिरदर्द भुलाएगा, पस्ती मस्ती, किस्म किस्म के गीत, इन सारी चीजों की बात की गई। यानी यहां कविता की जो भाषा है वह यथासंभव बोलचाल के समीप है। आगे कहा गया, यह गीत सुबह का है गाकर देखें, यह गीत गजब का है ढाकर देखें, यह गीत जरा सूने में लिखा था, यह गीत वहां पुणे में लिखा था, यह गीत पहाड़ी पर चढ़ा जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है, यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी ये मसान में भूख जगाता है, यह गीत भुआली की है दवा हुजूर, यह गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। मैं सीधे साधे और अटपटे गीत बेचता हूं। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूं। इस पंक्ति के माध्यम से आप देखें कि किस तरीके से भवानी प्रसाद मिश्र जो प्रयोगवादी हैं उनका प्रयोगवाद यहां पर झलकता है। इस गीत में प्रातःकालीन प्रकृति का वर्णन है। आप प्रातःकाल इसे गाकर तो देखिए, आपको पता हो जाएगा कि इसमें किया गया वर्णन पूर्णतः आंखों देखा है। और इस अगले गीत में समाज में होने वाले अत्याचारों का वर्णन है। इस गीत को मैंने एकांत में लिखा है, सूने में लिखा था, और इसमें सूने में लिखा मतलब विरहावस्था का वर्णन है। यह गीत वहां पुणे में लिखा था और ये जो अगला गीत है मैंने पूना में लिखा था। इसके बाद वाले गीत में पहाड़ी वातावरण का वर्णन है। यह गीत पहाड़ी पर चढ़ जाता है, यह गीत बढ़ाए से बढ़ जाता है और यह आंखों के सम्मुख पहाड़ का सादृश्य उपस्थित कर देता है। इससे अगला गीत ऐसा है जिसमें मनमानी तुकबंदी तोड़ते जाइए, गीत बढ़ता जाएगा, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के वर्णन हैं। और अगला गीत समाज के घिनौने दृश्य को उपस्थित करता है। यह गीत भूख और प्यास भगाता है। जी ये मसान में भूख जगाता है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के वर्णन है। अगला गीत समाज के घिनौने दृश्य को उपस्थित करता है और इन दृश्यों के वर्णन को पढ़कर व्यक्ति की भूख, व्यक्ति की प्यास सब भाग जाती है, अर्थात उसे जीवन से विरक्ति होने लगती है। भाई मसान में भूख जगाने का मतलब जीवन से विरक्ति। ये गीत भुआली की है हवा हुजूर, गीत तपेदिक की है दवा हुजूर। जी हाँ मैं सच कह रहा हूं, इससे अगला गीत शमशान में भी भूत को जगा देता है। इसमें भयंकर दृश्यों का वर्णन हो जाता है। यह अगला गीत समाज के स्वस्थ दृश्य को उपस्थित करता है। ऐसा है जैसे तपेदिक के इलाज के लिए भुआली के स्वस्थ शुद्ध वायु हो। श्रीमान जी मेरी बात तो सुनिए,
मैं जो भी कह रहा हूँ सही बात मैं कह रहा हूँ। मैं सीधा मतलब कोई ऐसा गीत नहीं लिखता हूँ, मैं सीधा साधा ऊट पटांग सभी प्रकार के गीत तैयार करके लिखता हूँ और बेचता हूँ, जो लगभग सभी लोगों को भाता भी है। जी हाँ हुजूर, मैं गीत जी और गीत भी है, दिखलाता हूँ। और गीत है, दिखलाता हूँ जी, सुनना चाहें आप तो गाता हूँ जी, छंद और बेछंद पसंद करे जी अमर गीत। और वह जो तुरंत मरे ना बुरा मानने की, इसमें क्या बात, मैं पास रखे हूँ कलम और दावत, इसमें से भाए नहीं नया लिख दूँ। इन दिनों की दोहरा है कभी धंधा है, दोनों चीज़ें व्यस्त कलम कंधा। जी हाँ, ये गीत आपको पसंद नहीं आता है, कोई बात नहीं, मेरे पास और भी अनेक प्रकार के गीत हैं। लीजिए मैं आपको दूसरा गीत दिखाता हूँ। इन गीतों में से अगर किसी को सुनकर देखना चाहें, मैं उसे गाकर आपको सुना देता हूँ। मेरे पास छंदों में रचित अनेक प्रकार के गीत हैं, बगैर छंदों वाले भी गीत हैं, बेछंद गीत भी हैं, जैसा आप पसंद करें। मेरे पास ऐसे भी गीत हैं जो बहुत वर्षों तक लोगों के जबान पर नाचते रहेंगे, और ऐसे भी गीत हैं जिन्हें लोग सुबह होते भूल जाएंगे। अगर आपको इसमें से कोई गीत पसंद नहीं है तो परेशान ना होइए, इसमें कोई बुरा मैं नहीं मानूंगा, बुरा मानने वाली कोई बात ही नहीं है। भाई मेरे पास कलम और दवात भी है, मैं नया गीत लिख दूंगा, जो भी गीत आपको पसंद हो। आप बताइए, इन दिनों का कविगण दोहरा धंधा करते हैं। आजकल दोनों प्रकार के गीतों की रचना की जा रही है, नए गीत भी लिखे जा रहे हैं, पुराने गीतों का पुनरुद्धार भी किया जा रहा है। कवियों को दोहरी मेहनत करनी पड़ती है, कलम दवात को लेकर गीत लिखना और फिर उन्हें झोले में भरकर फेरी लगाकर बेचना। तो यहां पर भवानी प्रसाद मिश्र ने कलम और कंधे को व्यवसाय कहा है। तो इस प्रकार कुछ समय तो लिखने में लगता है, कुछ समय लिखने में तो लगता है और कुछ समय फेरी लगाकर बेचने में लग जाता है। तो आपको तरह तरह के गीत दिखाने में मेरा बहुत समय व्यतीत हो गया, और अब मैं आपके लिए नए गीत लिख रहा हूं, और इस कार्यों में मुझे पर्याप्त देर हो रही है, परंतु मैं आपसे समय के हर्जाने के रूप में कुछ नहीं चाहूँगा, मैं तो केवल गीत का मूल्य लूँगा। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि मैं नए पुराने और अपने दूसरों के सभी प्रकार के गीत बेचता हूँ। जी गीत जन्म का लिखूं, मरण का लिखूं, जी गीत जीत का लिखूं, शरण का लिखूं। ये गीत रेशमी है, खादी का है, ये गीत पित्त का है, बादी का है, कुछ और डिजाइन भी है ये इल्मी, ये लीजिए चलती चीज नई फिल्मी, ये सोच सोच कर मर जाने का गीत, ये दुकान से घर जाने का गीत, जी नहीं दिल लगी कि इसमें क्या बात, मैं लिखता ही तो रहता हूँ दिन रात, तो तरह तरह के बन जाते हैं गीत, जी रूठ रूठ कर मन जाते हैं गीत, मन जाते हैं गीत। कहते हैं कि मैं बालक के जन्म के अवसर के उपयुक्त गीत भी लिखता हूँ, जन्म के गीत लिखता हूँ, और व्यक्ति के मृत्यु के अवसर पर पढ़े जाने वाले योग्य गीत की भी रचना करता हूं। आप कहें तो मैं विजय संबंधी गीत भी लिख दूं, आप कहें तो मैं पराजय शरण में जाना यानी पराजय के संदर्भ में सहानुभूति प्रदर्शित करने वाला गीत लिख दूं। देखिए यह गीत रेशम के समान कोमल कांत पदावली से युक्त है। यह अगला गीत मांसल भावों को व्यक्त करने वाले स्थूल और भदेश शब्दों से युक्त है। इस गीत में दिमाग में चढ़ती हुई गर्मी की स्थिति का वर्णन है। यह इस अगले गीत में उस अवस्था का वर्णन है जब व्यक्ति वायु के प्रकोप के कारण आए बाएं साएं बकने लगता है। अगर यह गीत आपको पसंद नहीं है तो छोड़िए इन्हें, मेरे पास दूसरे प्रकार के नए नए डिजाइन के गीत हैं। देखिए यह शास्त्रीय पद्धति पर लिखा गया है। ये लीजिए, यह हल्का फुल्का नया गीत है, यह हल्का फुल्का नया गीत है जो किस पर है, फिल्मी धुन पर है, जो फिल्मी धुन पर है। देखिए यह गीत एकदम नया है, नई वस्तु है। यह वो गीत है जो मरने से पहले गाया जाता है। यह सोच सोच कर मर जाने का गीत। फिल्मों में जब कोई पात्र मरने के लिए जाता है तब
वो प्रायः गाता हुआ प्रदर्शित किया जाता है। तो ये गीत ऐसे ही अवसरों के लिए लिखा गया है। इसमें यह बताया गया कि सोच समझकर मरने वाला व्यक्ति मरने की तैयारी कर लेने पर भी क्यों नहीं मरता है। खैर देखिए, ये दूसरा गीत है। ये उस समय गाया जाता है जब व्यक्ति अपने दुकान बंद करके घर जाते समय दिन भर की थकान मिटाना चाहता है। आप कहते हैं कि कवि जी आप तो मजाक करते हैं, दिल लगी करते हैं। जी नहीं सरकार, इसमें मजाक की क्या बात है। मैं तो अपने समक्ष विभिन्न प्रकार के आपके समक्ष विभिन्न प्रकार के गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं तो दिन रात 24 घंटे गीतों की रचना करता रहता हूं। ये गीत भांति भांति के होते हैं। बहुत से गीत पूरे होने में भी नहीं आते, थोड़े प्रयास करने पर वे पूरे हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि इस प्रकार के गीत माननी नायिका, यानी रूठ रूठ कर मान जाने वाली नायिका जो होती है उसे कहा जाता है माननी नायिका। माननी नायिका, तो माननी नायिका की तरह रूठ जाते हैं। थोड़ी सी मनोहर करने पर, आग्रह करने पर रास्ते पर आ जाते हैं और काम की वस्तु बन जाते हैं। और फिर आगे कहा गया, जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूं। जी बहुत ढेर लग गया हटाता हूँ, ग्राहक की मर्जी अच्छा जाता हूँ, मैं बिल्कुल अंतिम और दिखाता हूँ, या भीतर जाकर पूछ आइए आप, मैं गीत बेचना वैसे बिल्कुल है पाप, क्या करूँ मगर लाचार हार कर गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। यानी अंतिम पंक्ति में उन्होंने कहा कि आप सही कहते हैं, आपके सम्मुख गीतों का ढेर लग गया है, मैं अभी इस ढेर को हटाए देता हूँ, ग्राहक की इच्छा है वो कुछ भी खरीदे या ना खरीदे, अच्छी बात है। अब मैं अपनी दुकान उठाकर यहाँ से जाता हूँ। अच्छा एक बात सुन लीजिए, बस अंतिम बार एक गीत और दिखाता हूँ, आप चाहे तो अंदर ले जाकर इसके बारे में अपनी पत्नी से पूछ लीजिए, परामर्श कर लीजिए, शायद उन्हें पसंद आ जाए। कभी का मन कहता है कि गीत बेचना वास्तव में बहुत बड़ा पाप है, लेकिन वह करे भी तो क्या करे। तो जीवन की आवश्यकताओं ने ऐसा करने के लिए उसको मजबूर कर दिया है और इसी कारण वह गीत बेचता है। हे समाज के श्रीमानों, मैं कवि हूं, गीतों को सामान्य वस्तु की तरह बेचकर अपना पेट पालने के लिए बाध्य हूं। तो इस तरीके से कवि की मजबूरी का मार्मिक चित्रण इस कविता में किया गया है। अब यहां पर सन्नाटा कविता पढ़ लीजिएगा, जो कि प्रेम पर आधारित है, राजा रानी और एक प्रेमी पर आधारित है। बहुत ही साधारण है, इसमें कोई व्याख्या कराने की जरूरत नहीं है और सिंपल कविता मैं पढ़ देता हूं। तो पहले अपना नाम बता दूं तुझको, फिर चुपके चुपके धाम बता दूं तुमको, तुम चौंक नहीं पड़ना ये धीमे धीमे, मैं अपना कोई काम बता दूं तुमको। कुछ लोग भ्रांतिवश मुझे शांति कहते हैं, कुछ निस्तब्ध बताते हैं, कुछ चुप रहते हैं। ये प्रेम की परिभाषा दी गई। मैं शांत नहीं, निस्तब्ध नहीं, फिर क्या हूं? मैं मौन नहीं हूं, मुझ में स्वर बहते हैं, कभी कभी कुछ मुझसे चल जाता है, कभी कभी कुछ मुझ में जल जाता है। जो चलता है वो शायद मैं मेढक है मेढक हूँ, वो जुगनू है जो तुमको छल जाता है। मैं सन्नाटा हूँ फिर भी बोल रहा हूँ, मैं शांत बहुत हूँ फिर भी डोल रहा हूँ। ये सर ये खड़ ये सब मेरी है, ये रहस्य मैं इसको खोल रहा हूँ। मैं सूने में रहता हूँ, ऐसा सूना जहाँ घास उगा रहता है ऊना ऊना, और झाड़ कुछ इमली के पीपल के, अंधकार जिसमें होता है दूना। तुम देख रहे हो मुझको जहाँ खड़ा हूँ, तुम देख रहे हो मुझको जहाँ पड़ा हूँ। मैं ऐसे ही खंडहर चुनता फिरता हूँ, मैं ऐसे ही जगहों में पला बढ़ता हूँ। हाँ यहाँ किले की दीवारों के ऊपर, नीचे तलघर में या समतल पर या भूतल पर कुछ जनश्रुतियों का पहरा यहाँ लगा है, जो मुझे भयानक कर देती है छूकर। तुम डरो नहीं, वैसे डर कहाँ नहीं है, पर खास बात डर की कुछ यहाँ नहीं है। बस एक बात है, वह केवल ऐसी है, कुछ लोग यहाँ थे अब वह यहाँ नहीं है। यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी। सन्नाटा अब बता रहा है, यहाँ पर सन्नाटा प्रेम का प्रतीक है और सन्नाटा बता रहा है कि यहाँ बहुत दिन हुए एक थी रानी, इतिहास बताता नहीं उसकी कहानी, वो किसी एक पागल पर जान देती थी। पागल प्रेमी पर जान देती थी उसकी केवल एक यही नादानी। क्या नादानी थी? कि ये घाट नदी का अब जो टूट गया है, ये घाट नदी का अब जो फूट गया है। वो यहाँ बैठकर रोज रोज गाता था, अब यहाँ बैठना उसका छूट गया है। शाम हुई रानी खिड़की पर आती थी, पागल गीतों में वह दुलराती,
तब पागल आता और बजाता बंसी, रानी उसकी बंसी पर छुप कर गाती। किसी एक दिन राजा ने यह देख लिया, खिंच गई हृदय पर उसके दुख की रेखा। यह भरा क्रोध में आया और रानी से उसने मांगा इन सांझों का लेखा जोखा। रानी बोली, पागल को जरा बुला दो, मैं पागल हूं। राजा, मुझे भुला दो, मैं बहुत दिनों से जाग रही हूँ। राजा, बंसी बजवा कर मुझको जरा सुला दो। वो राजा था, हाँ, कोई खेल नहीं था। ऐसे जवाब से उसका कोई मेल नहीं था। रानी ऐसे बोली थी जैसे इस बड़े किले में कोई जेल नहीं था। तुम जहाँ खड़े हो यहीं कभी सूली थी, रानी की कोमल देह यहीं झूली थी। यानी रानी को फांसी दे दी गई थी। हाँ, पागल की थी यहीं, रानी की थी यहीं। राजा हंसकर बोला, रानी तू भूली थी। किंतु नहीं, फिर राजा ने सुख जाना। हाँ, जगह गूंजता था पागल का यह गाना, और बीच बीच में राजा तुम भूले थे। रानी का हंसकर सुन पड़ता था ताना। तब और बरस बीते, राजा भी बीते, रह गए किले के कमरे रीते रीते। तब मैं आया, कुछ मेरे साथी आए, अब हम सब मिलकर करते हैं मन चीते। पर कभी कभी जब वो पागल आ जाता है, लाता है रानी को या गा जाता है, तब मेरे उल्लू सांप और गिरगिट पर एक अनजान सकता सा छा जाता है। तो ये प्रेम पर आधारित कविता है, जिसमें राजा रानी और एक प्रेम के बारे में बताया गया है इस सन्नाटा में। तो इसे जरूर आप देख लीजिएगा। बाकी श्रम की महिमा कविता दिया गया है, जो आप लोगों के लिए नहीं है, मध्य प्रदेश के वर्ग 2 के लिए है। इसे आप डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, ये आपके ज़रूरत की नहीं है। तो कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा आप लोग। और अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।